हेलो नमस्कार। वेलकम टू इनटू लॉ क्लैट पीजी सीरीज। तो हमने लास्ट लेक्चर में क्लैट पीजी का इंट्रोडक्शन देखा था, जिसमें हमने डिस्कस किया था, क्या हमने देखा था क्लैट पीजी के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, क्लैट पीजी का क्राइटेरिया क्या है, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या है। तो ये सारी चीज़ों तो ठीक है। अब हमें मेन चीज़ ये देखनी है कि क्लैट पीजी के लिए हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी। स्ट्रेटेजी वेरी मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज उसके बिना हम अगर हम प्लानिंग के बिना कोई चीज़ करते हैं तो ऑब्वियसली है कि उसके फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं होंगे। तो यही चीज हम क्लैट पीजी में देखेंगे। तो हमारा क्लैट पीजी के लिए स्ट्रेटेजी एक्चुअल में क्या होगी। तो जो हमारा क्लैट पीजी होगा, सबसे पहले इसमें एग्जाम पैटर्न, जो कि लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी देखा था कि 120 क्वेश्चंस होंगे। उसके साथ ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क और उसके साथ 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी। तो इसी के साथ अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इसमें स्किल्स क्या रिक्वायर होंगी, ये एग्जाम आपसे मांगता क्या है। तो ये एग्जाम आपसे दो चीजें मांगता है। पहली क्या? पहली आपकी स्टैच्यूट के ऊपर कमांड, आपकी बेयर एक्ट्स के ऊपर कमांड। दूसरी चीज क्या? दूसरी चीज ये कि आप लीगली कितने अपडेट हैं। लीगली अपडेट अगर हम लोग बोलें तो उसको हम लोग नाम देते हैं जजमेंट्स वगैरह। तो जजमेंट्स भी दो टाइप के, कैसी? एक आएगी कैटेगरी आपकी लैंडमार्क जजमेंट्स की, कि आपके ऊपर लैंडमार्क जजमेंट्स की कितनी कमांड है, आपने कितना लैंडमार्क जजमेंट्स आते हैं। दूसरा क्वेश्चन कैसे आएगा? दूसरा क्वेश्चन आएगा रीसेंट जजमेंट्स पे। रीसेंट जजमेंट पे जो क्वेश्चन आएगा उसके लिए मंथली क्लैट पीजी वो लेके आने वाले हैं, मंथली सीरीज, टेस्ट सीरीज के लिए, जजमेंट्स वगैरह के लिए, जिसमें हम लोग आपको सारी जजमेंट्स प्रोवाइड करेंगे मंथली में। और दूसरी चीज ये हमारी क्या? लैंडमार्क जजमेंट्स। लैंडमार्क जजमेंट जैसे कि स्टार्टिंग फ्रॉम द केशवानंदा भारती, उसके पहले की भी जजमेंट्स। तो अब हमारे यहाँ पे स्किल्स, हमें जरूरत किन किन स्किल्स की हमें नीड पड़ेगी यहाँ पे। तो सबसे ज्यादा हमें पहली स्किल हमारी जरूरत पड़ेगी वो है कॉम्प्रिहेंसिव स्किल। क्यों कॉम्प्रिहेंसिव स्किल? सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है क्यों हमें कॉम्प्रिहेंसिव स्किल चाहिए यहाँ पे। बिकॉज अगर हम कोई भी पैसेज पढ़ते हैं, बिकॉज देयर आर 120 क्वेश्चंस एंड एवरी क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन द पैसेज इटसेल्फ। अगर पैसेज के ऊपर बेस्ड है तो ऑब्वियस है कि हमें उस पैसेज को उतने टाइम पीरियड में पढ़ना भी है, अलोंग साइड उसको समझना भी है, थर्डली उसको वाइसली आंसर करना है हमें। तो इसके लिए हमें कॉम्प्रिहेंसिव स्किल बहुत मस्ट है। कॉम्प्रिहेंसिव स्किल के साथ हमें उस क्या करना है, लीगली उसको आंसर करना है, लीगली। तो पहली चीज क्या होगी? कॉम्प्रिहेंसिव स्किल। दूसरी चीज क्या होगी? स्टैच्यूट के ऊपर कमांड। स्टैच्यूट के ऊपर कमांड मतलब ये नहीं कि हमने जो एलएलबी में पढ़ा है वो। स्टैच्यूट के ऊपर कमांड मतलब हमें बेयर एक्ट के बारे में कितना पता है। बेयर एक्ट हो गया आपका। अगर हम लोग एनवायरमेंट लॉ में जाएंगे, ज्यूरिस्प्रूडेंस में जाएंगे, वहां पे थेरीज आ जाएंगी, थिंकर्स आ जाएंगे। तो ये थोड़ा टेक्निकल हो जाता है। और जब कोई चीज टेक्निकल हो जाती है तो वहां पे हम लोग इजिली मार्क्स ले सकते हैं। तो बेसिकली हमें मेन फोकस क्या करना है? हमें स्टैच्यूट्स के ऊपर फोकस करना है। बिकॉज एक पैसेज आएगा और उस पैसेज के अंदर कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो आपके उस पैसेज के अंदर मिल जाएंगे। वो पैसेज इटसेल्फ कंटेन्स द आंसर ऑफ दोस क्वेश्चंस। और दूसरे कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको स्टैच्यूज मतलब बेयर एक्ट वगैरह की मदद से आप जिनको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम लोग उनको बेयर एक्ट वगैरह की मदद से करेंगे तो हमें लॉ के ऊपर कमांड होना मस्ट है। तीसरा हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड कॉन्स्टी। तो इन दोनों सब्जेक्ट्स के लिए भी हमें यही देखना पड़ेगा कि हमारे कॉन्स्टी में हमारे फंडामेंटल राइट्स, हमारे डीपीएसपी, गवर्नर, प्रेसिडेंट, इन सारे टॉपिक्स जो है इनके ऊपर कितना कमांड है। क्यों? यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली मार्क्स को फैच कर सकते हैं इजी वे में। और अगर यहीं पे हम लोग दूसरा वे क्या है? दूसरा वे जो आधा पार्ट है हमारा कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट। तो कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट हमारा कहाँ से आएगा? हम उस पैसेज को पढ़ेंगे तो कुछ आंसर्स हमें वहां से भी मिलेंगे। और लास्टली क्या होगा? लास्टली होंगे लीगल जजमेंट्स, रीसेंट जजमेंट्स। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सारे जजमेंट्स नहीं पढ़ने हैं। हमें एक एक जजमेंट्स उठा के पूरे रीड नहीं करने हैं। हमें सिर्फ उनका लीगल पॉइंट ऑफ व्यू देखना है। जैसे कि एक पर्टिकुलर जजमेंट है, उस पर्टिकुलर जजमेंट में लॉ के बारे में क्या बोला है, वो पर्टिकुलर जजमेंट लॉ के बारे में क्या बताती है, उसमें ऐसे कौन से लीगल प्रोविजंस हैं जो इन्वोक हुए हैं। अगर लीगल प्रोविजंस इन्वोक हुए हैं तो ऑब्वियस है कि जजेस ने कुछ डिसीजन दिया होगा। तो जजेस का डिसीजन क्या है? हमें फैक्ट से इतना मतलब नहीं होगा। हमारा फोकस एक ही चीज पे होगा। अगर हम जजमेंट रीड करेंगे, पहला क्या, आप जब भी उस जजमेंट को देखें ना, तो आपका पहली बार में ही आपकी ध्यान कहाँ जाना चाहिए? लीगल प्रोविजंस कौन कौन से उसमें इन्वॉल्व है। ऑल ऑफ दोस लीगल प्रोविजंस विच आर इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर जजमेंट, पहला टास्क। दूसरा टास्क क्या आएगा? लीगल प्रोविजंस देख लिए, उसके ऊपर डिसीजन क्या आया, मतलब उनको अपहेल्ड किया है जजेस ने, या उनको डिफरेंटली इंटरप्रेट किया है जजेस ने, या फिर उनको जजेस ने बोला है दे आर नॉट कॉम्पैटिबल, ऐसे करके। तो ये सारी चीजें हमें जजमेंट्स में देखनी है। हमें सारे जजमेंट्स नहीं पढ़ने हैं। और हमें ऐसे भी नहीं पढ़ना है कि हम पूरा उठा के थ्योरेटिकल पढ़ने लगे। अगर हम लोग बेयर एक्ट्स के ऊपर आते हैं तो हमें
टेक्निकल वे में बेयर एक्ट्स को रीड करना पड़ेगा। अगर हमें थ्योरेटिकल, जैसे थ्योरेटिकल पार्ट आएगा ज्यूरिस्प्रूडेंस का, तो उसमें हमें थिंकर्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, थ्योरीज के ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पे कि हम अपनी स्ट्रेटेजी कैसे प्लान करते हैं, हम कैसे प्लान करते हैं कि हम सब्जेक्ट्स को कैसे उठाएंगे, हम कैसे प्लान करते हैं कि हम जजमेंट्स को कैसे उठाएंगे, हम कैसे प्लान करते हैं कि हम उन जजमेंट्स को उठाने के बाद पढ़ेंगे कैसे। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और तीसरी चीज आती है हमारे सिलेबस। सिलेबस मतलब मैक्स देयर आर मल्टीपल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स देयर। तो अब जब मल्टीपल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हमारे हो जाते हैं, तो हमारा पहला फोकस आता है किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज देना है, किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है हमें। तो इसलिए हमें पूरा स्ट्रेटेजी वाइज डिवाइड करना पड़ेगा। बिकॉज सपोज हम एग्जाम्पल लेते हैं, हमने कॉन्स्टी पढ़ा, ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ा, ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा वेटेज कैरी करता है। उसी के साथ कुछ ऐसा सब्जेक्ट है जो इतना वेटेज कैरी नहीं करता है, बट स्टिल हम उस पर ज्यादा पढ़ लेते हैं और इन सब्जेक्ट्स पे ध्यान नहीं देते। तो यहाँ पे ये चीज बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पहला क्या कि इसमें स्किल्स क्या चाहिए। स्किल्स अगर हमें पता होंगी, देन ओनली हम उसको आगे डेवलप कर पाएंगे उस एग्जाम के हिसाब से। दूसरी चीज क्या होगी, सिलेबस। सबसे पहले हमें सबसे फर्स्ट टास्क हमारा क्या होगा, स्किल्स देखेंगे हम उस एग्जाम के लिए चाहिए क्या है। दूसरी चीज क्या होगी, हम उसका सिलेबस देखेंगे कि इसके अंदर सिलेबस आता क्या क्या है। हमें हर चीज नहीं पढ़नी है, हमें ब्रह्मा नहीं बनना है, हमें हर चीज बिल्कुल नहीं पढ़नी है, हमें सिर्फ लिमिटेड चीजें पढ़नी है। लिमिटेड चीजें पढ़नी है जो कि एग्जाम में पूछी जाएंगी, देन ओनली हम उसको क्रैक कर पाएंगे। अदरवाइज इतनी सारी नॉलेज होके भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि हमारा नहीं हुआ, बिकॉज जो एग्जाम डिमांड करता है हमें वो चीजें देखनी है यहाँ पे। उसके साथ साथ हम आगे देखते हैं फेज वाइज प्रिपरेशन। अब प्रिपरेशन हम किसी भी फेज से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। लाइक कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली मॉक टेस्ट उठा लेते हैं, बोलते हैं कि मॉक टेस्ट लगा लेंगे और हमारा इजीली हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, प्रिपरेशन के भी डिफरेंट फेजेस होते हैं। तो सबसे पहला फेज जो हमारा प्रिपरेशन का होगा वो होगा फाउंडेशन। फाउंडेशन का फिर से वही मतलब होता है, फाउंडेशन मतलब ये क्लैट पीजी एग्जाम किसके ऊपर पे बेस है, इसमें आएगा क्या क्या। तो हमें उस हिसाब से खुद को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ता है। मेंटली प्रिपेयर किन चीजों के लिए करना पड़ता है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हो गया तो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स, लैंडमार्क, जजमेंट्स और भी सारे सब्जेक्ट्स हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आ गया, टेक्निकल यहाँ पे थोड़ा जाते हैं हम लोग। तो उन सारी चीजों के लिए हमें एक फाउंडेशन तैयार करना पड़ेगा। एज मतलब इतना तो एक्सपेक्टेड होता है कि अगर हम एलएलबी और बीएलएलबी करके आ रहे हैं तो हमारा बेसिक कंसेप्ट तो क्लियर है। अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो सबसे पहला टास्क होगा कि हम अपने फाउंडेशंस को क्लियर करें। डायरेक्टली क्वेश्चंस कभी अटेम्प्ट नहीं करने हैं, मोरल पूरा डाउन होता है। इसलिए सबसे पहले हमें उसका फाउंडेशन देखना है, मतलब इसमें डिमांड क्या क्या कर रहे हैं और उस डिमांड के हिसाब से हम कहां पे स्टैंड कर रहे हैं। बेसिक नहीं क्लियर है, पहले बेसिक क्लियर करेंगे, सबके साथ भाग दौड़ में नहीं जाएंगे। सबसे पहला टास्क क्या होगा, हम अपने बेसिक्स क्लियर करेंगे, देन ओनली हम उस सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे, तभी हमें वो सारी चीजें क्लियर होंगी। और दूसरा क्या होगा, प्रैक्टिस। अब ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं हम इन सबको पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम प्रैक्टिस करेंगे। हम डायरेक्टली प्रैक्टिस वाले फेज पे नहीं जाएंगे। पहला फेज क्या होगा, हम उन सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम लोग क्रिमिनल लॉस की बात करते हैं, बीएनएसएस हो गया, बीएनएस हो गया, एविडेंस एक्ट, तो बीएसए हो गया नाउडेज। तो जो बीएसए वगैरह हो गया, पहले हम इनकी प्रोविजंस को पढ़ेंगे। जैसे एक टॉपिक हो गया, हम उस प्रोविजन को पढ़ेंगे, हम उसके आफ्टरवर्ड्स क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। फिर अगर हमारे क्वेश्चंस गलत आते हैं, आंसर्स गलत आते हैं, मैच नहीं होते हैं बाय द वे, तो फिर हम हमारे थर्ड स्टेप पे जाएंगे। हम क्या करेंगे, उन चीजों का रिवीजन करेंगे। रिवीजन कैसे करेंगे, पहला क्या करेंगे, फाउंडेशन। फाउंडेशन के बाद हम क्या करेंगे, हमारे सारे ये प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस वगैरह की। फिर वो जो क्वेश्चंस रॉन्ग होंगे हम उनको मार्क कर लेंगे, फिर उन टॉपिक्स को हाईलाइट कर लेंगे। हमें सेग्रीगेट करना आना चाहिए कि ये चीज मुझे आती है, ये चीज मुझे नहीं आती है। ये दोनों चीजों पे पूरा फोकस होना चाहिए। जो आ गया उसको साइड में रखेंगे, जो नहीं आया उसको कंटिन्यूअसली हमें रिवाइज करना पड़ेगा। और फिर क्या करेंगे, हम अडेप्ट एंड रिफाइन, मतलब चेंजेस लाएंगे हमारे वे में पढ़ने के तरीके में। सपोज अब हमने पेपर अटेम्प्ट किया, तो अगर हम पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं मॉक टेस्ट वगैरह में कि हमारा कॉन्स्टी तो बहुत अच्छा जा रहा है, बट हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को कर ही नहीं पा रहे हैं क्वेश्चंस उसके अटेम्प्ट। तो हम क्या करेंगे, हम थोड़े टाइम के लिए कॉन्स्टी को कम टाइम ड्यूरेशन में पढ़ेंगे, उसके साथ साथ हम ज्यादा फोकस किस पे करेंगे, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पे। हमें इक्वल बैलेंस चाहिए सारे सब्जेक्ट्स में। इक्वल बैलेंस का यहाँ पे मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन पेपर मतलब एग्जाम क्या डिमांड करता है उसके हिसाब से हम इक्वल टाइम देंगे सबको, उस हिसाब से हम प्लान करेंगे। और इसके बाद हम लोग देखते हैं हमारा टाइम बेस्ड प्रोसेस, टाइमलाइन बेस्ड स्टडी प्लान। तो हमें क्या करना है, एक शेड्यूल बनाना है, स्केड्यूल। तो उस स्केड्यूल के हिसाब से हम पूरा आगे का प्रोसेस करेंगे। तो पहला हमारा स्केड्यूल क्या होगा कि हम लोग जो 2 से 3 महीने हैं,
मतलब 2 मंथ मैं बोलता हूं आपको कि आप 2 मंथ अपने फंडामेंटल्स पे वर्क कर। फंडामेंटल्स में बेसिक चीज आएगी आपकी कॉन्स्टिट्यूशन और ज्यूरिस्प्रूडेंस। बाकी सारे सब्जेक्ट कंपैरेटिवली टेक्निकल होंगे, वहां पे आप प्रोविजंस को क्या कर सकते हैं, बाइफरकेट कर सकते हैं, सेग्रीगेट कर सकते हैं और फिर उनको स्टडी कर सकते हैं। लेकिन ज्यूरिस्प्रूडेंस में अगर आपको कोई कंसेप्ट समझना है तो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप उस कंसेप्ट के लिए क्या क्या रेडी हो, आप उस कंसेप्ट की थ्योरी पढ़ें। थ्योरी पढ़ने के बाद ही आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो यहां पे हमारा क्या होगा, पहले हम अपने फंडामेंटल सब्जेक्ट्स को क्लियर करेंगे। कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे फंडामेंटल में? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो गया, ज्यूरिस्प्रूडेंस हो गया, तो ये सारे हमारे क्या आएंगे, फंडामेंटल सब्जेक्ट्स हैं, ये पहले आएंगे। फिर उसके बाद क्या आएंगे, हम लोग एक टारगेट रखेंगे। कैसे टारगेट रखेंगे? वीकली टारगेट रखेंगे। अब क्या होता क्या है, मैक्सिमम मैं भी प्रिपेयर कर रहा था तो होता क्या था कि सपोज हम कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम बहुत बिल्कुल पूरी शिद्दत से लगे पड़े हैं कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करने के लिए, और उसको हम इतना अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं कि हमने पूरा टाइम कॉन्स्टिट्यूशन में दे दिया। अब एग्जाम आने वाला है, जो एग्जाम में बैठे तो भाई पूरा पोर्शन ज्यूरिस्प्रूडेंस का था, मैक्सिमम पोर्शन ज्यूरिस्प्रूडेंस का था, वहां पे हम फंस गए। तो उस चीज को हमें सही करने के लिए हमें फोकस क्या करना पड़ेगा, एक टाइम ड्यूरेशन बनाना पड़ेगा। उस टाइम ड्यूरेशन का सबसे बेस्ट थिंग क्या है, आप वीकली टारगेट अचीव करिए, वीकली बनाइए अपना शेड्यूल। उस वीकली शेड्यूल में आप देखिए कि आप ज्यादा सब्जेक्ट्स लेके मत चलिए एक दिन में, एक दिन में मैक्स टू मैक्स 2 सब्जेक्ट्स लेके चलिए। फिर उस वीक में आपके वो जो 2 सब्जेक्ट्स हैं ना, वो 2 सब्जेक्ट्स आपके उस वीक में कवर होने चाहिए। अगर आप उस पर्टिकुलर वीक में वो 2 सब्जेक्ट्स कवर कर पा रहे हैं तो आप आगे बढ़िए। अदरवाइज मतलब फिर अगर उसमें भी आपका थोड़ा बहुत रह जाता है तो उसको लास्ट में रख दीजिएगा रिवीजन करने के लिए। सारे सब्जेक्ट्स पे आपको पेपर के हिसाब से फोकस करना है, कुछ भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। इसके बाद हम लोग आते हैं बैलेंस ऑफ सब्जेक्ट्स। मतलब वही चीज जो मैंने अभी आपको बोला था कि हमें सारे सब्जेक्ट्स को डिवाइड करना है। डिवीजन 2 तरीके का होता है, एक इक्वली डिवीजन होता है, एक एग्जाम के हिसाब से डिवीजन होता है। तो पहला क्या है, हमें यहाँ पे एग्जाम के हिसाब से डिवाइड करना है, एग्जाम के हिसाब से इक्वली डिवाइड करना है कि कौन सा क्वेश्चन कितना, कौन सा टॉपिक कितना वेटेज कैरी करता है, फिर हम पढ़ेंगे। हमें, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ब्रह्मा नहीं बनना है यहाँ पे। हमें हर सब्जेक्ट टेक्निकल वे में पढ़ना होगा, जो सब्जेक्ट टेक्निकल नहीं है उसे थ्योरेटिकल वे में पढ़ेंगे, लेकिन ध्यान में क्या रखेंगे, क्वेश्चन पेपर क्या पूछता है। अब हम देखते हैं हमारे रिव्यू एंड एडजस्ट लास्ट स्टेज। तो मॉक टेस्ट देना इज वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट, आप स्टैंड कहाँ करते हैं। दूसरी चीज, अगर आप क्लैट पीजी के मॉक टेस्ट देते हैं तो आपकी जो दूसरा पार्ट था जजमेंट का, रीसेंट जजमेंट्स वाला, तो वो जो रीसेंट जजमेंट्स का पार्ट है ना, वो आप बहुत इजीली कवर कर लेंगे। क्यों? मॉक टेस्ट में रीसेंट जजमेंट आएंगे, आप क्या करेंगे, पहला स्टेज क्या होगा, मॉक टेस्ट देंगे। मॉक टेस्ट देने से अकेला कुछ नहीं होगा, मॉक टेस्ट देने के बाद आप एनालिसिस करेंगे, किसका, उसी मॉक टेस्ट का पूरा एनालिसिस करेंगे। जो पार्ट आपका, आपको लग रहा है कि ठीक नहीं है, या फिर जो इस पोर्शन में आपके आंसर्स मेनली रॉन्ग आ रहे हैं, फिर उसको आप दोबारा से करेंगे। और जो जजमेंट्स वहां पे पूछी जा रही है, जो रिसेंट मॉक टेस्ट है, उन जजमेंट्स में आप मेनली फोकस करेंगे आज लेटेस्ट लेटेस्ट लीगल अपडेट्स वगैरह, तो वहां से भी आप कवर कर सकते हैं काफी चीजें। और इसके बाद आते हैं हम लोग टाइम मैनेजमेंट, स्मार्ट रिवीजन एंड टाइम मैनेजमेंट टिप्स। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है, प्रायोरिटाइज। आपको क्या करना है, आपको फिक्स टाइम स्लॉट देना है। मैंने अभी आपको बताया था हर सब्जेक्ट के लिए आपको क्या करना है, फिक्स टाइम स्लॉट देना है अपना। और हम 80/20 के रूल से काम करेंगे। मतलब हम लोग पहले क्या करेंगे, 20% ऐसे टॉपिक के ऊपर फोकस करेंगे जो 80% एग्जाम का वेटेज कैरी करे। अब यहाँ पे ये आता है कि कौन सा टॉपिक हम सबसे पहले स्टार्ट करें, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा सबसे पहले आप स्टार्ट कर सकते हैं हमारा कॉन्स्टी से। कॉन्स्टी से स्टार्ट करेंगे, जूरिस्प्रूडेंस से स्टार्ट करेंगे, फिर हम जाएंगे प्रॉपर्टी लॉस पे, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर अगर हम लोग क्रिमिनल पे जाते हैं तो हमें तीनों चीजें, बीएनएसएस और बीएनएस और बीएसए, ये भी हमें ध्यान में रखनी होगी। और दूसरी चीज क्या होगी, एक्टिव रिवीजन, हमें कंटिन्यूअसली रिवाइज करते रहना चाहिए। बेस्ट वे क्या है इसका, फ्लो चार्ट्स बना के। कोई भी प्रोविजन है, प्रोविजंस को पहले हम ब्रेक करेंगे, स्टैट्यूट्स को पहले हम ब्रेक करेंगे प्रोविजंस में, फिर उन प्रोविजंस को क्या करेंगे, समझेंगे, उनका फ्लो चार्ट बना के। और उसके बाद हम दूसरा वे क्या कर सकते हैं, दूसरा वे अगर हमें ये थ्योरीज वगैरह पढ़नी है तो थ्योरीज का वे है हम माइंड मैप्स कर सकते हैं, छोटे छोटे चार्ट्स बना के पढ़ सकते हैं। बिकॉज एंड ऑन द स्पॉट सारी बुक खोलना इज नॉट पॉसिबल फॉर अस। तो उससे बेटर क्या है, हम फ्लो चार्ट्स पे काम करेंगे, हम डेली अपडेट्स पे काम करेंगे, हम क्या करेंगे, फ्लैश कार्ड्स वगैरह, ये सारी चीजें ध्यान में रखेंगे। टाइम पे हम प्रैक्टिस करेंगे। मॉक्स का प्रैक्टिस करना इज वेरी 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 मस्ट। हम सोचते हैं कि अभी इस संडे मॉक नहीं दिया, अगले संडे 2 मॉक दे देंगे, ऐसा नहीं है। हमें पर्टिकुलर मॉक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर ही देना है, देन एंड देन ओनली हम उस पर
कैचअप कर पाएंगे हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को। अदरवाइज हम सोचते हैं इस हफ्ते हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो तो मॉक नहीं देते हैं। ऐसा नहीं करना है। पहला फोकस क्या होगा, सिलेबस हमारा 100% कंप्लीट होना चाहिए। दूसरा फोकस क्या होगा, उसके बाद हम मॉक दें। अगर सपोज आपका सिलेबस थोड़ा बहुत रह जाता है, आप सोचते हैं अभी मॉक नहीं दे, बट पहले मॉक दीजिए। मॉक दे दिया आपने, उसके बाद उस मॉक को वहीं स्टॉप कर दीजिए। फिर आप अपना सिलेबस कंप्लीट करिए, फिर उस मॉक का क्या करिए, एनालिसिस करिए। अब हम देखते हैं हमारे अभी जिस पॉइंट पे हम यहाँ पे स्टैंड करते हैं, ये मंथ ऑफ जुलाई, तो यहाँ से हम अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, जुलाई और अगस्त मैंने आपको अभी फाउंडेशन फेज का पूरा कंसेप्ट बताया था कि हमें करना क्या है। फाउंडेशन फेज में हमें बेसिक सब्जेक्ट्स क्लियर करने हैं, हमारे जो थ्योरीज हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया और हमारा ये जूरिस्प्रूडेंस हो गया, जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं उन पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद क्या हम क्या करेंगे, सितंबर में कोर लर्निंग फेज है, जैसे कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो गए, क्रिमिनल लॉ हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हो गए। एक फ़ायदा और है इनको बाद में पढ़ने का कि ये सारे टेक्निकल होते हैं। इनको हम जितने एग्जाम के पहले पढ़ेंगे उतना ज़्यादा हमें ये याद रहने की वो है पॉसिबिलिटी है। तो इसीलिए हम लोग सितंबर में रखते हैं इनका क्या, जो मेन है क्रिमिनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इनको हम अगर सितंबर फेज में रखें तो हमें ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। उसके बाद हम जब पहुंचते हैं हमारे अक्टूबर में, तो हमें अक्टूबर में क्या करना चाहिए, पास्ट पेपर लगाने चाहिए। क्यों, अभी तक हमने अपना फाउंडेशन क्लियर कर लिया, हमने हमारे बेसिक सब्जेक्ट्स क्लियर कर लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस। अब पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस करने के लिए हम एक बुक भी लॉन्च कर रहे हैं हमारी इनटू लॉ की, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। उसमें सारे क्वेश्चन पेपर होंगे अलॉन्ग विद द सॉल्यूशंस। तो फिर इसके हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन पेपर जिसमें सारे सब्जेक्ट्स कवर होंगे, इन्वायरमेंटल लॉ हो गया, इंटरनेशनल हो गया, आप वहां से भी कवर कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं हमारे नवंबर में। नवंबर हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा रिवीजन वगैरह करेंगे, जो भी चीज़ें हमारे मॉक में हमें लग रहा है हमें रिवाइज करनी चाहिए। और फिर क्या होगा, फाइनल वीक जब हमारा एग्जाम होगा तो हमें क्या करने होंगे, अब यहाँ पे हमारे आएंगे माइंड मैप्स आएंगे, फ्लो चार्ट्स आएंगे, और जो भी हमने बेयरएट के प्रोविजंस को तोड़ मरोड़ के जो भी लिखा है हमारे नोट्स काम आएंगे। यहाँ पे इस फेस पे हमारे वो रैपिड रिवीजन के लिए काम आएंगे। आप सोचते हैं यूट्यूब पे लेक्चर देख लें, बड़े बड़े लेक्चर्स देखें एग्जाम के जस्ट पहले, इट विल डेफिनेटली नॉट वर्क। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उन लेक्चर्स को पहले से देखना पड़ेगा, उनका माइंड मैप बनाना पड़ेगा, उनके नोट्स बनाने पड़ेंगे, उनके फ्लो चार्ट्स बनाने पड़ेंगे। फिर उन नोट्स और उन फ्लो चार्ट्स और माइंड मैप को आप यूज करके अपने आगे की स्ट्रेटेजी प्लान कर सकते हैं एग्जाम के टाइम पे। ये होता है लास्ट मिनट प्रिपरेशन। उसके बाद क्या होगा, एग्जाम डे पे, फिर जैसे ही आप लास्ट में एग्जाम डे पे पहुंचते हैं, एग्जाम डे के प्रायर वीक में, तो उस वीक में आपको याद क्या रखना है, अब ज्यादा कुछ नया नहीं पढ़ना है। आपने जितना पढ़ा है आपको उसको कंसिस्टेंटली रिवाइज करना है। आपको उसको कॉन्स्टेंटली रिवाइज करना है, जितना आप पढ़ चुके हो उसको रिवाइज करना है। कोई भी ऐसी नई चीज जो आपकी पुरानी चीज को भुला दे, या फिर नई चीज ऐसी जो ज्यादा टाइम कंज्यूम हो, फिर हमें वो नहीं करना है। तो ये था हमारा आज का क्लैट पीजी का स्ट्रैटेजी वाला पूरा पोर्शन। तो हम अगर इस हिसाब से अपनी प्लानिंग करेंगे तो ये हमें काफ़ी यूज़फुल रहेगा, और इसके साथ साथ हम आगे की भी चीज़ें काफ़ी प्रायोरिटाइज रख सकते हैं और एक अच्छा एनएलयू हमें मिल सकता है अगर हम ये सारी चीज़ें को प्लान करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।